पंकज जी। देखिए, मैं दोनों से ही एग्री करता हूं कि अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेंट्री की हालत देख लीजिए और बिल्डर के डेट की कंडीशन देख लीजिए, तो सर्टेनली ये सजेस्ट कर रहा है कि इवन प्रायर टू कोविड वो जिस स्टेट के ऊपर थे वो काफी अनसस्टेनेबल था, और यही कारण है कि बिल्डर्स के डिफॉल्ट एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं। गुलाम की बात जरूरी है कि आज उनके मार्जिन कम होते चले जा रहे हैं, बट अगर आप देख लीजिए पिछले 5 साल से भाव नहीं बढ़े, बट बिल्डर्स ने आगे बढ़कर के भाव कम भी नहीं किए, और वो केवल यही बात करते हैं कि दे डोंट हैव अ कॉस्ट और मार्जिन लेफ्ट, सो दे कांट रिड्यूस द प्राइस। लेकिन प्राइस वही होता है जो मार्केट डिटरमाइन करता है, और जहां पे अफोर्डेबिलिटी और प्राइस के बीच में पैरिटीज होती है। आप इसको होल्ड नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव अ इकोनॉमिक प्रूडेंस टू योर, इफ सो मच ऑफ लेंडिंग हैज हैपेंड और उस लेंडिंग का अगर रीपेमेंट करना है और आपकी इन्वेंट्री खड़ी हुई है और वो बिक नहीं रही है, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि जिससे वो बिके। और हमारी कंट्री एक हाउसिंग शॉर्टेज कंट्री है। कुछ हद तक जो सप्लाई की सेटिंग आई है वो डिस्प्रपोर्शनेट आई है। जहाँ डिमांड है वहाँ सप्लाई नहीं है, और जहाँ पे सप्लाई ज्यादा है वहाँ पे वो इंटरेक्टिव डिमांड नहीं दिख रही है। तो कहीं पे एक तो ये बड़ा मिसमैच है, लेकिन वहां पे भी करेक्शन करना है। लेकिन ओवरऑल सेंस में अगर मैं ये देखता हूँ तो आज भी ऑल्दो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से और 5 साल के भाव नहीं बढ़ने की वजह से वी वर सीइंग दैट जो गैप है वो कन्वर्ज होता चला जा रहा है। लेकिन आप कोविड का अगर एक एस्पेक्ट पकड़ लें जहां पे 10 से 15% या 20% तक की सैलरीज कट हो गई है क्रॉस बोर्ड, जो सेगमेंट रियल एस्टेट को इंटरेक्ट करता था वहां पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपकी ज्यादातर सप्लाई जो है वो 1 करोड़ के प्लस के ब्रैकेट में है। सो दैट मींस अ पर्सन हु इज ड्रॉइंग अ सैलरी ऑफ 20 लाख प्लस अबव, उन लोगों के ऊपर ज्यादा सैलरी कट का इम्पैक्ट पड़ा है। तो वहां पे अगर इनकम में रिडक्शन हुआ है और जो पैरिटी बन रही थी उसमें एक डाइवर्जेंस लुक आया है, तो इसको मीट करने के लिए सर्टेनली एक कॉल करना पड़ेगा, और एक पीरियड है जहां पे आपको मोटिवेटिंग ऑफर लेके आना पड़ेगा। ये जरूरी है कि जिस लेवल की इन्वेंट्री आज हमारी 60 सिटीज के अंदर अगर आप देख लीजिए तो 13.5 लाख यूनिट की इन्वेंट्री है और 3.5 लाख यूनिट के एब्जॉर्प्शन है। अगर एक पैरिटी के हिसाब से देख लीजिए, इतनी इन्वेंट्री अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो आपको साल में 13.5 लाख यूनिट बेचनी चाहिए। काफी अनसस्टेनेबल है। हमारे पास 6 लाख करोड़ रुपए तक का अगर आज के दिन कॉमर्शियल रियल एस्टेट की आउटस्टैंडिंग है, और अगर ओवरऑल सेल्स देख लीजिए तो वो टोटल तो हम उस पे आते हैं, लेकिन यहां पर मैं एक अब थोड़ा गुलाम साहब को इसमें बीच में लेकर आता हूं। गुलाम साहब, पंकज साहब जो बात कह रहे हैं कि 13 लाख से ज्यादा बिना बिके घर हैं, और जाहिर सी बात है कि ये ओवरनाइट नहीं है, ये बहुत छोटे समय का फिनोमेना नहीं है, लंबे समय से ये इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। तो अब इसके दो ही मतलब है, या तो घर खरीदार कैपेबल नहीं है, तो वो तो अब कोविड के बाद और उनकी स्थिति खराब हो रही है जॉब्स को लेकर, या दूसरी तरफ बिल्डर जो है वो दामों को होल्ड करके बैठे हैं। तो अगर वो चाहें तो घटाएं, इसमें से 13 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, और उसमें से करीब करीब 8 लाख के आसपास के घर ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो 50 लाख रुपए से कम है। गुलाम साहब जी, तो आपका ये जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव जो आप मुझसे जानना चाह रहे हैं उसमें मैं ज्यादा लंबा सबमिशन नहीं करना चाहूंगा। बस सिर्फ इतना कहूंगा कि हमें जो इन्वेंट्री को अपने आप में अकेले नहीं देखना है, हमें वेलोसिटी ऑफ सेल्स भी देखना है। पिछले चंद सालों में हमने कितने मकान सालाना दर पर बेचे हैं उसे समझना भी आवश्यक है, और उसके हिसाब से फिर ये अंदाजा लगाना कि ये जो इन्वेंट्री है कितने साल में बिक जाएगी। और अगर वो इन्वेंट्री अगले 3-4 साल में बिक सकती है तो उस इन्वेंट्री से मैं नहीं घबराता, क्योंकि आपका कंस्ट्रक्शन साइकिल कम से कम घरों का कंस्ट्रक्शन साइकिल कम से कम 2.5-3 साल का होता है, और अगर आप परमिशन अप्रूवल ले ले तो और ज्यादा लंबा चला जाता है। तो अगर उस दौरान में हमने मकान बेच दिए तो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चिंताजनक बात नहीं है। लेकिन जैसा कि एक और चीज जिस पर पंकज जी ने हमारा ध्यान आकर्षित कराया वो ये है कि मिसमैच जो है, जहां पर डिमांड है वहां सप्लाई नहीं है, जहां पर सप्लाई है वहां पर डिमांड नहीं है। इस चीज को एड्रेस करना अपने आप में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये बहुत जगह हुआ है कि डेवलपर्स ने मकान शहरों से, चूंकि शहर में लैंड अवेलेबल नहीं थी या बहुत कॉस्टली थी,
तो शहर से थोड़े फासले पर उन्होंने अपने मकानों की इन्वेंट्री तैयार की है, इस उम्मीद पर कि गवर्नमेंट इन लोकेशंस को प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर से शहर से जोड़ेगी। लेकिन अगर पिछले चंद सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पीछे रह गया, तो इन मकानों का कनेक्ट और बिगड़ता चला गया। तो मसला ये है कि जो मिसमैच भी बना है, उसमें एक काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो हम रियल एस्टेट अपने स्पीड से बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्पीड से अगर नहीं बन पा रहा है, तो वो मिसमैच और बढ़ता चला जाएगा। तो ओवरऑल काफी सारे मुद्दे हैं, सिर्फ एक प्राइस बैंड को और वही चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि सिर्फ प्राइस के गिराने से मकान नहीं बिकने वाले हैं। ये बहुत बड़ा साइंस है, जब तक कि हम उसको मुकम्मल तौर पर ना समझें और उसकी हर नेगेटिविटी, उसकी हर प्रॉब्लम इश्यूज का सोल्यूशन ना खोज पाए, तब तक सिर्फ प्राइस पर निर्भर रहना कि प्राइस के गिरने से रियल एस्टेट सुधर जाएगा, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। राइट, तो ये जिया साहब एक अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं कि प्राइस एक फैक्टर है, लेकिन क्या सिर्फ उसके कम कर देने से खरीदार चले आएंगे? क्योंकि हम तो सही कई तरह की मुश्किलात देख रहे हैं और ये बहुत ही बिग टिकट परचेज होती है जहां बड़ा लोन लेते हैं या डायरेक्ट भी खरीदते हैं, तो आपके पास एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए और डाउन पेमेंट ही अपने आप में बहुत बड़ा होता है अगर हम बड़े वर्क की बात करें। तो पंकज साहब, फिर हम पकड़े कैसे इस समस्या को? क्या अब वाकई में रियल एस्टेट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त आ गया है, डेवलपर्स के लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए, और दूसरी तरफ खरीदार के लिए भी ऑप्शन अब ज्यादा नहीं बचने वाले क्योंकि वो भविष्य की चिंता करेगा बनिस्बत की कहीं पैसा लगाने के लिए, क्योंकि फ्यूचर बड़ा अनसर्टेन हो चला है यहाँ पे? से डिसएग्री भी करता हूं जो गुलाम कह रहे हैं कि भाव कम करने से रियल एस्टेट बिक जाएगा। ये